अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या आप आज के टॉपिक के लिए रेडी हैं? इन लर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद डॉक्टर आज हम स्टडी करेंगे एल्कीन्स। सो एल्कीन्स, व्हाट आर एल्कीन्स? इनका जर्नल फार्मूला होता है CnH2n। और इनका जो हम देखते हैं व्हाट आर एल्कीन्स, तो एल्कीन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं विच हैव डबल बॉन्ड। इनका फैमिली नेम एंड होता है ईन से, एल्कीन। जिस तरह हम एल्कीन का नेम है उसी तरह इसका फैमिली नेम होता है, जिनमें ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ठीक है, ये सब एल्कीन्स हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी जो बॉन्ड है इसका, ये डबल बॉन्ड है। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है जो कि फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म, जिस भी कंपाउंड में फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म होता है दो एटम्स के दरमियान, उसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड है। एंड इसमें जो सेकंड बॉन्ड फॉर्म होता है वो पाई बॉन्ड होता है। अब दोनों का डिफरेंस क्या होता है कि मैं आपको यहाँ छोटा सा एक डिफरेंस बता देती हूँ कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो न्यूक्लियर एक्सिस पे होता है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। जैसे कि मैंने आपको एल्कीन्स में बताया था कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है क्योंकि न्यूक्लियर एक्सिस पे है, दोनों एटम्स का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब जो पाई बॉन्ड होता है ना, ये उस सिग्मा बॉन्ड के ही ऊपर परपेंडिकुलरली फॉर्म मतलब हो जाता है, ठीक है। जो हमारे पास p ऑर्बिटल होता है उसके थ्रू ये फॉर्म होता है। तो जो पाई बॉन्ड होता है ये एक वीक बॉन्ड होता है क्योंकि न्यूक्लियर एक्सिस पे नहीं होता, और ये लीनियर ओवरलैप से भी नहीं बनता, ये पैरेलल ओवरलैप से बनता है। तो जो पाई बॉन्ड होता है वीक बॉन्ड होता है, इसकी वजह से इसको तोड़ना आसान होता है। जब इसको तोड़ना आसान होगा तो इसका मतलब ये कंपाउंड इजीली रिएक्ट कर सकता है। सो एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन्स एंड इवन एल्काइंस, एल्काइंस से भी ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं एल्कीन्स। इस वजह से एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव। अब एल्कीन्स को हम ओलिफिन्स कहते हैं। ओलिफिन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ओलिफिन्स का मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स। तो जो एल्कीन्स होती हैं, इनके जो लोअर एल्कीन्स होती हैं जिनमें इथीन, प्रोपीन, तो ये हमारे पास हेलोजन से रिएक्ट करके ऑयली प्रोडक्ट्स बना देती हैं, इस वजह से हम इनको ओलिफिन्स कहते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें इनकी स्टेबिलिटी की, तो एल्कीन्स के स्टेबिलिटी को 3 फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। इसकी स्टेबिलिटी में सबसे पहली चीज़ आ जाती है डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जितनी ज़्यादा हम हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन लेंगे वो उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। तो अब जैसे हमारे पास एक एल्कीन है जो कि टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है, उसके ऊपर 4 जो है वो अल्काइल ग्रुप्स और अटैच्ड हैं, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगी। अगर ट्राई है तो वो टेट्रा से कम होगी, देन डाई, देन मोनो सब्स्टिट्यूटेड। देन अगर हम बात करें स्टीरियोकेमिस्ट्री की, जो कि हम आइसोमर्स में पढ़ेंगे, कि इसमें ये होता है कि ट्रांस एल्कीन्स जो होती हैं वो सिस एल्कीन्स से ज़्यादा स्टेबल होती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जो रिपल्जन या स्टीरिक हिंड्रेंस होती है ना, वो कम होती है ट्रांस एल्कीन्स में, क्योंकि उसमें जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो ऑपोजिट साइड्स पे अटैच होते हैं, तो इतनी रिपल्जन या स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होती, तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसके बारे में फर्दर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो आइसोमेरिज्म में डिटेल से स्टडी करेंगे। देन कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या होती है कि कॉन्जुगेशन का मतलब है कि डबल और सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेट करें। अब डबल और सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेट करने का क्या मतलब है कि अगर आप देखें एक स्ट्रक्चर है 1,3 पेंटाडाइन, इसमें आपके पास क्या है, एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, फिर एक डबल बॉन्ड है, फिर एक सिंगल बॉन्ड है। तो 1,3 पेंटाडाइन में जो है हमारे पास कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। लेकिन अगर आप 1,4 पेंटाडाइन को देखें तो 1,4 पेंटाडाइन में कॉन्जुगेशन पॉसिबल हमारे पास नहीं है, क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड है, देन 2 सिंगल बॉन्ड्स आ गए एंड देन फिर एक डबल बॉन्ड है, तो इसमें अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड नहीं है। तो कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होता है, रेजोनेंस पॉसिबल हो जाती है। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेबरिंग कार्बन आइटम्स पे शिफ्ट करते रहते हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाता है, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं, वो एक दूसरे कार्बन आइटम्स पे जंप करते रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लोकेट करना मुश्किल हो जाता है। तो जब उन्हें लोकेट करना मुश्किल हो जाता है तो उसका पाई बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होता है, रिएक्ट कराना मुश्किल होता है, इस वजह से वो ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। तो जितनी कॉन्जुगेशन एक एल्कीन में होगी उतना ही उसका जो है वो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और रिएक्टिविटी कम होगी। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें एल्कीन्स प्रिपेयर कैसे होती हैं। तो एल्कीन्स प्रिपेयर जो होती हैं उनके हमारे पास पहला जो रिएक्शन होता है वो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से प्रिपेयर होती हैं। अब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से कैसे, जो प्राइमरी अल्कोहल है वो हमारे पास जो एल्कीन देती है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ एट हाई टेम्परेचर देती है।
सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो 75% H2SO4 के साथ 140 से 170 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास एल्कीन देती है, जबकि जो टर्शरी अल्कोहल होती है वो हमारे पास 20% H2SO4 के साथ 140 से 170 डिग्री सेल्सियस पे एल्कीन देती है। अब अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा आसान कंडीशंस हमारे पास टर्शरी अल्कोहल से एल्कीन बनाने की हैं, लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि टर्शरी अल्कोहल जो है वो मल्टी सब्स्टिट्यूटेड स्टेबल एल्कीन्स बनाती है। ठीक है, अब मल्टी सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स, मैंने आपको जिस तरह एल्कीन्स की स्टेबिलिटी में अभी बताया कि जितनी ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होगी उतनी एल्कीन स्टेबल होगी। तो टर्शरी अल्कोहल अगर हम देखें तो जो हमारे पास वो एल्कीन बना रही है वो हमारे पास ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है। तो जितना स्टेबल प्रोडक्ट होता है उतना रिएक्शन फास्ट होता है। तो इस वजह से जो हमारे पास टर्शरी अल्कोहल क्योंकि मल्टी सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बना रही है तो वो प्रोडक्ट की इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो वो रिएक्शन भी फास्ट देती है। इस वजह से टर्शरी अल्कोहल को सबसे आसानी कंडीशंस के साथ हम एल्कीन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, देन सेकेंडरी अल्कोहल, देन प्राइमरी अल्कोहल। अब नेक्स्ट हम जो मेथड है जिससे हम एल्कीन्स बना सकते हैं दैट इज़ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? जिस तरह हमने कल पढ़ा था एल्केन्स के रिएक्शन में कि वो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं, इसी तरह एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं जिसमें हम एल्केन का एक हाइड्रोजन को किसी भी हेलोजन से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास एल्काइल हैलाइड बन जाते हैं। अब एल्काइल हैलाइड को जब हम ट्रीट करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारे पास क्या होता है कि वो जो पोटेशियम है वो उस हेलोजन ग्रुप को ले लेता है एंड KX बना देता है, यानी पोटेशियम क्लोराइड बना सकता है, पोटेशियम फ्लोराइड बना सकता है, जो भी हेलोजन है उसके साथ वो मिलके अपना सॉल्ट बना देगा एंड जो OH है वो H को लेके वाटर बना देगा। सो हमारे पास और जो बाकी बच जाएगा उसमें हमारे पास एल्कीन बन जाएगी। जो प्रोडक्ट है आप देख सकते हैं उसमें दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो एक पाई बॉन्ड बनता है, तो इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुए, एक पाई बॉन्ड बन गया। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एल्कीन्स रिएक्शन कौन से देती हैं, तो एल्कीन्स हमारे पास कौन से रिएक्शन देती हैं? जिसमें भी पाई बॉन्ड होता है वो एडिशन रिएक्शन देता है। ठीक है, अब इसमें एल्कीन्स में पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 एटम्स ऐड हो सकते हैं तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही क्यों देगा? इलेक्ट्रोफिलिक क्यों? क्योंकि देखें हमारे पास जो कार्बन है उसके पास पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड में उसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जिसकी स्पीशी के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होती है, उसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो उसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। अच्छा, कौन कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है? एल्कीन हाइड्रोजनेशन देती है जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन ऐड होता है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं। इट्स सिंपल। इसमें हम रेनी निकल यूज़ करते हैं और इसमें कैटालिटिक जो है ये हाइड्रोजनेशन है क्योंकि हम इसमें कैटालिस्ट जो यूज़ करते हैं वो रेनी निकल होता है। नेक्स्ट हाइड्रोहेलोजिनेशन देती है, एल्कीन हाइड्रोहेलोजिनेशन देगी तो क्या बनेगा? जैसे हमने देखा ना एल्कीन की प्रिपरेशन में हम हाइड्रोहेलोजिनेशन कराते हैं, तो अब इसको अगर हम हाइड्रोहेलोजिनेशन कराएंगे तो हमारे पास एल्काइल हैलाइड वापस बन जाएगा। HX ऐड कराएंगे तो एल्काइल हैलाइड हमारे पास, एल्कीन में अगर हम HX ऐड कराएं तो एल्काइल हैलाइड हमारे पास बन जाएगा। अच्छा, अब इसमें रिएक्टिविटी क्या होती है हेलोजन एसिड की कि उसमें हमारे पास HI जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, देन HBr, देन HCl। HI सबसे ज़्यादा क्यों रिएक्टिव होता है? क्योंकि आयोडीन और हाइड्रोजन के साइज़ में बहुत ह्यूज डिफरेंस होता है तो ईजिली उनका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें मार्कोनिकॉव्स रूल ज़रूर हमने फॉलो करना है जब हम हाइड्रोहेलोजिनेशन करें। तो इसमें जब हम HX ऐड करते हैं तो हमारे पास X या हेलोजन एटम या नेगेटिव रिएजेंट जो भी हो वो हमेशा उस कार्बन एटम के पास जाता है जिसके पास सबसे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हों। तो मार्कोनिकॉव रूल आपने बिल्कुल नहीं भूलना जब भी आप एडिशन करें किसी भी नेगेटिव रिएजेंट की। नेक्स्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन हम करें। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन डायरेक्ट नहीं होती, हम इसमें जो है वाटर ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो पहले सल्फ्यूरिक एसिड ऐड होता है तो वो अगर हम इथीन जो है 2 कार्बन एल्कीन उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करें तो हमारे पास इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है, और जब हम उसमें बॉइलिंग वाटर ऐड करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड सेपरेट हो जाता है और हमारे पास अल्कोहल बन जाती है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से। अब सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट रिएक्ट करेगा और हमारे पास वो वापस रीजनरेट हो जाता है। नेक्स्ट एल्कीन की अगर हम हेलोजिनेशन की बात करें तो हेलोजिनेशन मतलब हम हेलोजन ऐड करें कोई भी हम हेलोजन ऐड करते हैं
तो ये एक हमारे पास टेस्ट होता है अनसैचुरेशन का भी, क्योंकि हम इसमें यूजुअली हम क्या करते हैं, ब्रोमीन वाटर या ब्रोमीन ऐड करते हैं। ठीक है, ब्रोमीन हमारे पास जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, ब्रोमीन वाटर जिसे हम कह लें। और वो जब हमारे पास किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड यानी एल्कीन में या एल्कीन्स में मोस्टली वो अनसैचुरेशन के टेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, जब हम उसको ऐड करते हैं तो उसका जो है रेडिश ब्राउन कलर है वो डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि हमारे पास ब्रोमीन जो है एल्केन मतलब ब्रोमो एल्केन बन जाता है ट्रांस। अब इस वाले रिएक्शन में हमारे पास ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो इथेन बन रहा है जैसे। नेक्स्ट हेलो हाइड्रेशन क्या होती है, हम हेलो मीन्स हेलोजन एंड हाइड्रेशन मीन्स वाटर। इसमें हम हेलोजन भी ऐड करते हैं और वाटर भी ऐड करते हैं, तो हमारे पास एक हेलो हाइड्रेट बन जाता है। जो एल्कीन का डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, एक साइड पे हमारे पास हेलोजन लग जाता है और एक साइड पे हमारे पास OH ग्रुप लग जाता है। नेक्स्ट हम एल्कीन की ओजोनोलाइसिस करें तो ओजोनोलाइसिस से हमारे पास ओजोनाइड बनते हैं। ठीक है, और जब हम उन ओजोनाइड की रिडक्शन करें, उनको हम जिंक से इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ट्रीट करें, तो डिफरेंट हमारे पास कंपाउंड्स बनते हैं, या एल्डिहाइड्स बन जाती हैं या कीटोन्स बन जाती हैं। अब ओजोनाइड वाला जो है उसके लिए मैं एक शॉर्ट अपलोड करूँगी ओजोनाइड वाले से रिलेटेड, कि ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स हम किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं कि अगर इसकी ओजोनोलाइसिस करें तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा। वो एक इजी सी ट्रिक है, वो मैं अपनी नेक्स्ट शॉर्ट एक अपलोड करूँगी, उसमें मैं आपको बता दूँगी। नेक्स्ट मीन्स को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं पॉलीमराइजेशन, जिसे हम पॉलीइथीन बनाते हैं। ठीक है, तो ये PVC बनाते हैं, तो ये सब चीज़ें उससे बनाते हैं। सो दीज आर ऑल टुडे फॉर एल्कीन्स। तो एल्कीन्स का आई होप सो आपको बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम आइसोमेरिज्म का टॉपिक करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।